पूर्वांचल में खौफ का पर्याय बन चुका अतीक अहमद अब हमेशा के लिए खामोश हो गया है। उसे सरेआम पुलिस कस्टडी में गोलियों से भूनकर 3 हत्यारों ने मौत के घाट उतार दिया। गोल मटोल सा दिखने वाला अतीक आखिर इतना खतरनाक क्यों था? कैसे अतीक जुर्म की दुनिया में बुलंदियों तक पहुंचा और कैसे जुर्म की दुनिया से लेकर राजनीति में रहते हुए अतीक अपने रसूख के दम पर विधायक के साथ सांसद तक बना। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 में हुआ। अतीक अहमद का परिवार बहुत गरीब था। अतीक के पिता टांगा चलाकर परिवार का पेट पालते थे। वो अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहे थे, लेकिन अतीक का मन तालीम से ज्यादा बाहुबल और पैसा कमाने में लगा रहता और वो अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षा में भी फेल हो गया। उसने अब अपना मन पढ़ाई से हटाकर दूसरी ओर मोड़ना शुरू किया। 17 साल की उम्र से ही वो जुर्म की ओर खिंचता चला गया। उसके किस्से धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया साल 1987 में। दरअसल उन दिनों इलाहाबाद में चांद बाबा के नाम का डंका बजता था। चांद बाबा के नाम से लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाता था। क्या नेता और क्या कारोबारी, सभी चांद बाबा के नाम से खौफ खाते थे। अतीक अहमद भी चांद बाबा से काफी इन्फ्लुएंस था और वो उनका शिष्य बन गया। धीरे धीरे उसने देखा कि चांद बाबा खूब पैसे कमा रहा है। बस फिर क्या था, अतीक के मन में भी पैसा कमाने का लालच आया और उसने चांद बाबा को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। आखिर काफी इंतजार करने के बाद अतीक को मौका मिला 1989 में और उसने इलाहाबाद के सबसे बड़े डॉन चांद बाबा को मौत के घाट उतार दिया और फिर वो बना इलाहाबाद का सबसे बड़ा डॉन। इसके बाद अतीक ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। साल बदलते गए और बड़े बड़े काम उसके क्राइम लिस्ट में जुड़ते गए। साल 2002 में नक्सन की हत्या, 2004 में देश के जाने माने बीजेपी नेता और मंत्री रह चुके मुरली मनोहर जोशी के सबसे करीबी नेता अशरफ की हत्या, फिर 2005 में विधायक राजूपाल की हत्या कराकर अतीक अहमद यूपी की सियासत से लेकर जराइम की दुनिया में परचम लहराने लगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा उसका दूसरा काम था रंगदारी, जबरन पैसा वसूली, जमीनों पर अवैध कब्जे। वो जो मन में आए करता और उस पर कोई केस नहीं बनता था, क्योंकि उसके खिलाफ गवाही देने वाले अपना अंजाम बखूबी जानते थे और धीरे धीरे वो अकूत संपत्ति का मालिक बन बैठा। लेकिन जैसे जैसे उसका खौफ लोगों में बढ़ रहा था, उसकी भूख और बढ़ रही थी और फिर उसे राजनीति का चस्का लगा। चांद बाबा की हत्या के बाद पुलिस उसके पीछे थी और दूसरी ओर अतीक सियासत की दहलीज पर पहुंचने में जुटा था। वो एक ही झटके में विधानसभा पहुंचना चाहता था और उसने ये किया भी। साल 1989 में उसने राजनीति में जोरदार एंट्री करते हुए इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से विधायकी का निर्दलीय चुनाव लड़ा। उसे अपने बाहुबल पर बहुत घमंड था और देखते ही देखते वो चुनाव जीत भी गया। उसने चुनाव के दौरान कहा था, मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं, मेरे नाम का सिक्का अब चल चुका है, बस इंतजार उस वक्त का है जब ऐलान हो हमारी जीत का। चुनाव अधिकारी ने जीत का ऐलान किया और जिले के डीएम ने अतीक को शपथ दिलाई। अतीक के सपनों की पहली सीढ़ी पार हो चुकी थी। कल तक गैंगस्टर और मर्डर केस में पुलिस की नाक में दम करने वाला अतीक अब विधायक बन चुका था। तभी अतीक के वर्चस्व को देखते हुए उसे समाजवादी पार्टी से निमंत्रण मिला। इसके बाद वो अपना दल में भी गया। कुल मिलाकर अतीक 5 बार विधायक बना और 1 बार सांसद। सांसद बनने के बाद फूलपुर विधानसभा सीट खाली हुई। साल था 2004। इस सीट पर अब उपचुनाव होना था और अतीक ने अपने भाई अशरफ को इस सीट से मैदान में उतारा, लेकिन देखते ही देखते उसका करीबी रहा राजूपाल उनके खिलाफ चुनाव जीत गया। राजूपाल जैसे नए नवेले नेता की जीत ने अतीक अहमद को अंदर से हिला दिया। उसने राजूपाल को जड़ से खत्म करने की ठान ली। फिर वो तारीख आई 25 जनवरी 2005। राजूपाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में राजूपाल के साथ गाड़ी में बैठे देवीपाल और संदीप यादव की भी मौत हो गई। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर उस समय के सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम आया। अब अतीक अहमद का जुर्म की दुनिया में नाम और बढ़ गया, क्योंकि उसका मुकाबला करने की हिम्मत अब कोई नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि जज भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जी हाँ, ये वाकया साल 2012 का है, जब अतीक अहमद जेल में बंद था और उसे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जेल से बाहर आने के लिए जमानत चाहिए थी। लेकिन जज उससे इतना खौफ खाते थे कि लगभग 10 जज उसकी जमानत का फैसला लेने से डर गए। लेकिन फिर 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक को जमानत मिल गई। लेकिन काफी समय जेल में रहने के बाद उसकी राजनीति पर पकड़ ढीली पड़ गई और पूर्व विधायक राजूपाल की पत्नी ने अतीक को करारी मात दी। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में फिर से अतीक अहमद चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार इलाहाबाद से नहीं बल्कि श्रावस्ती से, और पार्टी थी समाजवादी। लेकिन इस बार भी उसे हार का ही सामना करना पड़ा। उसे बीजेपी के नेता ददन मिश्रा ने चुनाव हराया। राजनीति में लगातार उसका ग्राफ गिरने लगा, लेकिन उसने जराइम का साथ नहीं छोड़ा
और एक के बाद एक जुर्म को वो अपने गुर्गों से करवा कर अंजाम देता रहा। उसके डर के आगे कोई भी बड़ा बिजनेसमैन कारोबारी नहीं टिका। उसने किसी को भी नहीं बख्शा और सभी से हफ्ता वसूला जाता था। वो जेल में बैठकर अपनी हुकूमत चलाता और जो कहे अनुसार उसका पैसा नहीं देता तो वो उसके हाथ पैर तुड़वाने में जरा देरी नहीं लगाता और इसमें उसका पूरा परिवार उसका साथ देता। क्या बेटा, क्या पत्नी या फिर उसका छोटा भाई अशरफ। सोशल मीडिया पर उसके कई वायरल वीडियो इसके जीते जागते सबूत है, जब वो सरेआम लोगों को रंगदारी देने के लिए मजबूर करता था और रंगदारी न देने पर उन्हें सबक सिखाने की बात करता था। कुछ पीड़ित परिवार है जिनके साथ अतीक ने बहुत बुरा किया। एक महिला के खेत पर जबरन कब्जा कर लिया और उसके पति को गायब करवा दिया। एक लड़की को अतीक का लड़का परेशान करता था तो उस परिवार ने प्रयागराज हमेशा के लिए छोड़ दिया। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो अतीक के सताए हुए हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो अतीक की तारीफ करते हैं। वो अतीक के मरने पर रो रहे हैं। उनका मानना है कि अतीक उनके लिए किसी मसीहा से कम नहीं था। वो उनके दुख सुख में उनका साथ देता था। अतीक जैसे ऐसे न जाने कितने क्रिमिनल हैं जो जब बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं तो वो गरीबों की मदद करने का चोला ओढ़ना नहीं भूलते। बहरहाल सब कुछ जैसा तैसा चल रहा था कि अचानक एक बार फिर देश की मीडिया में अतीक अहमद का नाम फिर तेजी से उछला, जब उसके इशारे पर उसके भाई, पत्नी और बेटे ने मिलकर राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई। प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल को उसके घर के बाहर अतीक के बेटे असद और उसके गुर्गों ने सरेआम मौत के घाट उतार दिया ताकि वो गवाही न दे सके और अतीक जेल से छूट जाए। लेकिन कहते हैं कि जब पाप का घड़ा बढ़ता है तो फूटता जरूर है। उमेश पाल की हत्या अतीक और उसके बेटे की मौत का ऐलान था। उमेश पाल की हत्या से जहां प्रयागराज में तनावपूर्ण माहौल बन गया तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा में यूपी के सीएम ने ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कह डाली और फिर पुलिस और यूपी एसटीएफ हरकत में आई। पुलिस ने हत्या के तुरंत बाद 2 एनकाउंटर कर अपने मंसूबे जता दिए। साथ ही इस हत्या में शामिल लोगों की अवैध संपत्ति पर सरकार ने बुलडोजर भी चलाया और लगातार छापेमारी जारी रही। अतीक के बेटे असद और उसके साथी गुलाम पर पुलिस ने 5-5 लाख का इनाम घोषित किया और अचानक झांसी में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए असद और गुलाम को ढेर कर एनकाउंटर कर दिया। वहीं दूसरी ओर अतीक को इसी केस में पेशी के लिए साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाया गया, जहां कोर्ट से उसे उमेश पाल हत्या मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा उसके भाई अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया। वहीं असद को दफनाते समय एक कयास लगाए जा रहे थे कि असद की मां उर्फ शाइस्ता अपने बेटे को आखिरी दीदार करने जरूर आएगी, लेकिन वो नहीं आई। बहरहाल पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। उसकी धरपकड़ लगातार जारी है। जहां अतीक अपनी सजा और बेटे की मौत से सदमे में था तो वहीं अतीक की मौत उसका प्रयागराज में इंतजार कर रही थी। दूसरों को अपने खौफ से डराने वाला अब खुद डर के साए में जीने को मजबूर हो चुका था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो उसने दूसरों के साथ किया वो उसके साथ भी होगा। और फिर वो लम्हा आया जब अतीक और उसके भाई अशरफ को मेडिकल कराने के लिए रात के समय पुलिस अस्पताल ले जा रही थी कि अचानक अस्पताल पहुंचते ही अतीक और अरशद को कुछ मीडिया कर्मी सवाल करने लगते हैं कि अचानक बाईं ओर से एक युवक दौड़ता आया और अतीक की कनपट्टी पर पिस्तौल से फायर कर दिया। और इससे पहले पुलिस और मीडिया कर्मी कुछ समझ पाते तीनों युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर दोनों को ढेर कर दिया। तीनों युवकों ने हत्या के बाद सरेंडर किया। वहीं धूमनगंज पुलिस का दावा है कि 15 अप्रैल की शाम अतीक और अशरफ ने बेचैनी होने की बात बताई। इस पर उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए रात 10:19 पर पुलिस टीम दोनों को लेकर कॉलविन अस्पताल के लिए निकली। घटना से कुछ देर पहले कॉलविन अस्पताल के गेट पर पहुंचने के दौरान दोनों न सिर्फ सही सलामत नजर आए बल्कि मीडिया से बातें भी की। दरअसल कोर्ट ने अतीक व अशरफ को कस्टडी रिमांड पर देने के लिए जो शर्तें तय की उनमें कहीं भी रोजाना मेडिकल कराए जाने का जिक्र नहीं है। इसमें आदेशित किया गया था कि अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में लेने से पहले उनका मेडिकल परीक्षण कराया जाए। इसके बाद पुनः पुलिस अभिरक्षा से न्यायिक अभिरक्षा में दिए जाते समय उनका चिकित्सीय परीक्षण और कोरोना की जांच कराई जाए। लेकिन पुलिस को भी शायद इस बात का इल्म नहीं था कि पुलिस कस्टडी में ही अतीक और उसके भाई को मौत के घाट उतारने का प्लान हत्यारे बना चुके थे। हत्या करने के बाद तीनों अभियुक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए और हथियार फेंक दिए, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को धर दबोचा। आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को महज 18 सेकंड के भीतर मौत की नींद सुला दिया गया। हत्या में शामिल युवकों के नाम लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी बताए जा रहे हैं। इन सभी के आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस को मिल चुके हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को महज 18 सेकंड के भीतर मौत की नींद सुला दिया गया। शूटरों ने दोनों के पुलिस जीप से उतरने के 32वें सेकंड में पहली गोली दागी। इसके बाद लगातार अनगिनत गोलियां दागी और 50वें सेकंड तक माफिया भाइयों का काम तमाम हो चुका था। शूट आउट को अंजाम देने वाले शूटर मीडिया कर्मी बनकर आए। उन्होंने वीडियो कैमरा और माइक आईडी भी थाम रखी थी।
दो शूटर जहां वीडियो कैमरा और माइक आईडी लिए हुए थे, वहीं उनका तीसरा साथी बैग लटकाए हुए था। जैसे ही अतीक व अशरफ अस्पताल के भीतर घुसे, तीनों ने अपने हाथ में थामे वीडियो कैमरा, माइक आईडी और बैग जमीन पर फेंककर पिस्टल निकालकर गोलियां बरसाने लगे। पुलिस जानकारी के मुताबिक एक हत्यारा सनी ट्रेंड शूटर है। वो दोनों हाथों से एक साथ गोलियां चला सकता है। वो खुद को 90 के दशक के कुख्यात डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का फैन बताता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने तत्कालीन सीएम की सुपारी ली थी और पुलिस को खूब छकाने के बाद मारा गया। सनी की उम्र महज 23 साल है और इतनी सी उम्र में उसके खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि सनी ने ही अशरफ पर तुर्की में बनी जिगाना पिस्तौल से गोलियां दागी। वहीं अन्य 2 हत्यारोपियों के खिलाफ भी जांच चल रही है। सवाल पहला, अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में मारने के कारण। दूसरा, मारने के बाद जय श्री राम के नारे क्यों लगाए गए। तीसरा, क्या अतीक की हत्या के पीछे कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं। चौथा, क्या अतीक उगल सकता था रिमांड पर कुछ लोगों के नाम। पांचवा, क्या अशरफ और अतीक को पहले ही थी हत्या की आशंका। छठा, पुलिस ने क्यों हत्यारोपियों पर गोली नहीं चलाई। सातवां, हत्यारों के पास कहां से आई इंपोर्टेड पिस्टल। ऐसे कुछ सवाल हैं जो अतीक और अशरफ हत्या के बाद उठने लाजमी हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस मामले पर कमेटी गठित कर दी गई है। बहरहाल कमेटी किस नतीजे पर पहुंचेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन कुछ लोग इस हत्याकांड पर राजनीति भी करने से बाज नहीं आ रहे।